शुभम भवतु। आइए आज देखते हैं वास्तु और वृक्ष। जब भी लैंड सिलेक्शन के लिए जाते हैं सबसे पहले यही देखना होता है कि वहां पेड़ है या नहीं। पेड़ है तो वो जीवित यानी कि लाइव लैंड है, और अगर पेड़ नहीं है तो मृत यानी कि डेड लैंड है। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि वास्तु में वृक्षों का कितना अपरिहार्य महत्व है। तो एक श्लोक से शुरुआत करते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कि एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जो औषधि नहीं है। ऋग्वेद में वनस्पति को देवता कहा गया। सभी ग्रंथों में जो है, वास्तु के भी ग्रंथों में और जो बाकी के ग्रंथ है सभी में वृक्ष को जो है वो देवता की दर्जा दिया गया। इसीलिए दिया कि वास्तु का और पेड़ों का हमारे जीवन में अपरिहार्य महत्व है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है। इसलिए आज हमने इस विषय को चुना है। वास्तु में जो है कौन सी दिशा में कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन सी दिशा में कौन से पेड़ नहीं होना चाहिए, इन सब का वर्णन आया है। जो पब्लिक प्लेस है उसके लिए कुछ अलग रूल है, मंदिर के लिए अलग रूल है, और जो हमारी पर्सनल वास्तु फैक्ट्री को भी हमारा यूनिट है उसके लिए जो है डिफरेंट रूल्स आए हैं। तो अष्ट दिशा के जो अष्ट वृक्ष है वो मैं आपको बताती हूँ। पूर्व से शुरू करते। पूर्व में बड़ का पेड़ जो है अच्छा है। उसके बाद आग्नेय में जो है अनार का पेड़ बताया है। दक्षिण में औदुंबर का, नैऋत्य में इमली का पेड़ महत्वपूर्ण है। पश्चिम दिशा में जो है पीपल का, वायव्य दिशा में बेलपत्र का, उत्तर दिशा में प्लक्ष यानी कि पिंपरी या पायर का महत्व है। ईशान्य कोण में जो है आंवला, इस वृक्ष का जो है महत्व वास्तु में आया है। वृक्षायुर्वेद जो सूरपाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें इसका डिटेल वर्णन है। जैसा पशु और मनुष्य के लिए आयुर्वेद होता है, धन्वंतरी देवता का भी आपने सुना है। जैसे समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी प्रकट हुए और उनके हाथ में अमृत कुंभ था, उन्होंने हमको आयुर्वेद की देन दी है। तो आप समझ सकते हैं कि पेड़ों का महत्व कितना है। और तुलसी का जन्म भी समुद्र मंथन से हुआ है। तुलसी का पेड़ जो है बिल्कुल मैक्सिमम एयर पोल्यूट जो रहती है उसको अच्छा करता है। ओजोन लेयर और अल्ट्रावायलेट रेस को जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है। और तुलसी का महत्व आप सभी जानते हैं। जनरली हिंदू धर्म में जो है तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सभी लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन आप उसको सलाद के जैसा रोज डेली लाइफ में यूज करिए और घर में तो लगाइए। और मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज है, हाँ, जैसे हमारा वास्तु घर जो भी आपके पास अवेलेबल प्लेस है वहां पे सब जगह तुलसी को लगाना है। पहले जो है ब्रह्मस्थान खुला होता था, तुलसी को जो है ब्रह्मस्थान में लगाया जाता था। जैसे मैंने आपको अष्ट दिशा के अष्ट वृक्ष बताए, वैसे तुलसी का महत्व ब्रह्मस्थान का था और उसको ब्रह्मस्थान के नैऋत्य कोण में लगाते थे ताकि वो एयर जो है पूरी प्यूरिफाई हो जाए। क्योंकि नैऋत्य से ईशान्य की तरफ जो है हमारे घर में जो है मैक्सिमम हवा जो है चलती है। इसलिए तुलसी का जो महत्व था, मैक्सिमम जो कीड़े वीड़े नहीं आते थे, मच्छर वगैरह भाग जाते थे। तो हम जो बाकी के उपाय करते हैं, लेकिन हम जो बेसिक उपाय थे वो हम भूल गए। तो आपको पॉसिबल अगर नहीं है कि बहुत देर तक वो तुलसी जैसे अंदर ही प्लांट करे, तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए बालकनी में से उठा के उसको कहाँ लाना है, घर के ब्रह्मस्थान में, घर के सेंटर में, और फिर वापस आप भले ही 3-4 घंटे बाद उसको बाहर रखो। अंदर लगाना पॉसिबल है, इट्स वेरी गुड। नहीं लगाना पॉसिबल तो आपको बाहर लगाओ। देखिए पहले कैसा था कि आंगन रहते थे बड़े और घर रहता था छोटा, इसलिए वो जो बड़े बड़े वृक्ष है वो भी ब्रह्मस्थान में भी लगाए जाते थे क्योंकि उनकी प्रीमाइसेस जो थी वो बड़ी बड़ी थी और घर जो थे, बिल्डिंग जो थी वो छोटी थी। अब हम ये जो सीमेंट कंक्रीट के जंगल में आ गए, हमारा आंगन हो गया छोटा और हमारे घर हो गए बड़े और हमारे पास स्पेस हो गई छोटी, इसलिए हम लोग जो है पेड़ों को उतना नहीं लगा पा रहे। और रूल भी है ना कि अगर सपोज पेड़ की हाइट 20 फीट जा रही है तो 40 फीट जगह छोड़ के फिर वो पेड़ को जो है उतनी स्पेस मिलनी चाहिए, फिर हमारा घर होना चाहिए। अभी इतनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, तो आप उसको बोनसाई फॉर्म में, छोटा जैसे वो ज्यादा बड़े नहीं, इस टाइप से उतने कुंडे में या गमले में जो है आप उस पेड़ को फिर भी लगा सकते ताकि उसकी एनर्जी मिलती रहे। पूर्व दिशा में जो बड़ का पेड़ बताया तो उसमें लिखा है, पूर्वे जो वट वृक्ष है पूर्व का, प्रशस्तम सर्व कामदम बोला उसको, यानी कि सर्व मनोकामना पूरी करने वाला है। अब ये माइथोलॉजिकली इसलिए लिया कि लोगों को समझ आता था। आप उसको साइंटिफिकली लो कि मैक्सिमम ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है। जैसे सावित्री की कहानी भी किसी ने सुनी होंगी, तो वो जो है वहां पे उसको लेके गई, सवित्रवान जो था उनके पति को, किसके बड़ के पेड़ के नीचे। तो क्या हो गया, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि आईसीयू में एडमिट करते और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते, लेकिन पहले उनको ये नॉलेज थी, इसलिए वो क्या करे उनको कि बड़ के झाड़ के नीचे लेके गए। और इसलिए हम लोग बट पूर्णिमा वगैरह इस टाइप से त्योहार मना रहे हैं। बहुत सारे आवली जो है आंवला नवमी मनाते हैं, बहुत सारे पेड़ों से रिलेटेड हमारे त्योहार भी है। तो इनका हमारे जीवन में ज्यादा महत्व है और उसको यूज कर सके, इसलिए जो है
इस टाइप से त्योहार लगाए गए थे। लेकिन साइंटिफिकली आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि बेल पत्र जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन जनरेटिंग है, बड़ का झाड़ बहुत ऑक्सीजन करता है, सभी झाड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जैसे इमली का पेड़ है 6 टाइम्स मोर ऑक्सीजन छोड़ रहा है। पीपल का पेड़ जो है मैक्सिमम एयर कूल करता है, कूलिंग की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप मैक्सिमम पीपल के पेड़ लगा दो, उनके जो पत्ते रहते हैं हमेशा हिलते रहते हैं और बिल्कुल एयर कूलिंग होती रहती है। और साथ ही साथ जो मेंटली आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपको टैलेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो पेड़ का नीचे ही मिलती है। आपने सुना भी है कि ऋषि मुनि हमेशा साधना कहाँ करते थे? पेड़ों के नीचे रिसर्च करते थे, मनन करते थे, ध्यान साधना करते थे, जो भी करते थे लेकिन पेड़ के नीचे करते थे, राजमहलों में नहीं। देखिए वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व सभी और आकाश तत्व वहां मैक्सिमम मिलता था, इसलिए वहां जाके जो है उनकी ध्यान साधना मैक्सिमम होती थी। इसलिए पेड़ों को वो पहले से महत्व देते थे। तो हमारे ब्रेन को भी मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, मैक्सिमम वो सब प्रकार की एनर्जी चाहिए, इसलिए उस पर्टिकुलर पेड़ का वर्णन आता कि नीम का है, कोई अशोक वृक्ष के नीचे जाके सीता मैया का वर्णन आता है कि वहां बैठ गए। जो अशोक वृक्ष है ना बहुत बड़ा फैलता है और उसके लाल फल आते। जो आजकल का अशोक वृक्ष हम देख रहे हैं ऊंचा जाने वाला, वो उसका दूसरी प्रजाति है, लेकिन एक्चुअल जो वर्णन आया है अशोक वाटिका का उसमें लाल फल का और बड़ा सारा जो घेरेदार जो है वो अशोक वृक्ष का वर्णन था। तो जब इतनी बड़ी सोने की लंका में अशोक वाटिका बनाया कि अशोक वृक्ष का ही वर्णन उन्होंने लिया है ना, उसका महत्व समझा है उस चीज का। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे घर में जैसे मैंने आपको अष्ट दिशा के अष्ट वृक्ष बताए वो लगाना चाहिए, या शुभ वृक्ष बहुत सारे उन्होंने बताए। एटलीस्ट घर में पॉसिबल नहीं है तो आप उसको कोई गार्डन में, नक्षत्र वन में, पब्लिक प्लेस हो गई, स्कूल्स है, मंदिर है, ऐसी जगह जहां आप उसको बढ़ा सकते हैं वहां बिल्कुल लगाना चाहिए। देखिए शास्त्रों में वृक्षायुर्वेद जो मैंने आपको बताया सूरपाल, उसमें लिखा है कि तुलसी का सुबह दर्शन करने से सुवर्ण दान का फल मिलता है। और अगर एक पेड़ आप लगाओ, कोई भी बट वृक्ष है, प्लक्ष है, या उसमें आया है आम का पेड़ है, औदुंबर का है, पीपल का है, तो 100 वृक्ष 100 पुत्रों से ज्यादा पुत्रों को जन्म देने का फल एक पेड़ को लगाने से मिलता है। अब आप इसको भले ही माइथोलॉजिकली लो, विष्णु धाम में आपको वास करने का फल मिलता है ना। ये सब चीजें उन्होंने दिए सिर्फ इसीलिए दिए कि आप उसका महत्व समझ सको। और साथ ही साथ ये बताया कि जो और भी शुभ वृक्ष है, अर्जुन है और सब फल देने वाले, आम का झाड़ है, नारियल का है, करंज है, रक्तचंदन है, इस टाइप के पुन्नाग है, ये और बहुत सारे शुभ वृक्ष का वर्णन आया है जो पहले ही लगाने चाहिए। पहले लोग क्या करते थे ना, जिस एरिया में उनको जाके बसना है सबसे पहले पेड़ लगाते थे और सबसे पहले शुभ वृक्ष लगाते थे और उसको चेक किया जाता था कि यहाँ ये पेड़ और पौधे उपज रहे हैं क्या नहीं, अच्छे से हो रहे हैं क्या नहीं, तो ही वो लैंड जो है प्रोफेशनली उनको आगे काम करने के लिए सुटेबल होती थी। ऐसा टेक्निक था उनका, समझ गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस टाइप के लिए उन्होंने 9 प्रकार के प्रदेश को डिवाइड किया कि किस टाइप के पेड़ वहां उग रहे, तो कौन से प्रोफेशन वाइज लोगों के लिए वो लैंड मैक्सिमम सुटेबल है। ब्राह्मण यानी कि इंटेलेक्चुअल क्लास, क्षत्रिय यानी कि पावरफुल, जिनको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए वो, और वैश्य यानी कि बिजनेस क्लास है, और शूद्र को जो है फिजिकल लेबर लेना चाहिए। गुण कर्भ विभागशा ऐसा गीता में वर्णन है। आप उसको वो जाति वाइज ना ले, उसको प्रोफेशन के जैसा समझे, और उन लोगों ने भी प्रोफेशन ही उसको समझा है। वो आप समझो कि जहां भी अर्जुन, पुन्नाग ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, खैर है, चंदन है, ज्यादा बढ़ते हैं, वो जगह इतनी सुटेबल बताई कि ब्राह्मण वर्ण के लिए सुटेबल है। अच्छा ये बड़े वृक्ष छोड़ो, आप छोटे छोटे घास तो देखते हो, जहां बड़ा घास कुश जिसको आप थोड़ा पूजा में यूज करते हो, हाँ वो अगर घास ज्यादा उग रहा है तो ब्राह्मण वर्ण के लिए अच्छा है, और जो छोटे छोटे घास उगते हैं जैसे दूर्वा है वैश्य के लिए अच्छा है, और छोटा घास फूस जो होता है वो बिल्कुल शूद्र, वहां अगर वो उस ज्यादा घास उग रहा है तो वो शूद्र वर्ण के लिए अच्छे। मतलब देखिए बड़ा वृक्ष का भी बताया, छोटा का भी बताया, आपको कितना इजीली बता दिया कि लैंड सिलेक्शन सिर्फ आई साइड से हो रहा है, सिर्फ देखते ही पता चल रहा है कि वो अगर वहां पेड़ है तो लैंड जीवित है। अगर आप वहां के पेड़ उखाड़ के फेंक सकते, सपोज आप पेड़ वहां का हाथ से उखाड़ के फेंक सकते इजीली, तो लैंड सुटेबल नहीं है। अगर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है लेकिन आप वो पेड़ को सपोज उखाड़ सकते हो, निकाल सकते हो जमीन से, तो वो मीडियम है। और जो ऐसे पेड़ उस लैंड में कि आप निकाल ही नहीं सकते हो, मतलब बिल्कुल ही बड़े हैं, तो समझ लेना कि वो लैंड आइडियल है। वो आज जमीन को होल्ड कर रही है, उसमें होल्डिंग कैपेसिटी है, आज आपसे वो पैसा ले रही है जमीन खरीदने के लिए, लेकिन कल आपको बहुत जो है प्रोग्रेस करके देने वाली है। देखिए हम एक जगह फैक्ट्री विजिट के लिए गए थे, वहां नींबू के पेड़ बहुत सारे लगे हुए थे और उन्होंने वो समझ के पेड़ निकाल दिए, क्योंकि नींबू, बेर, इस टाइप के जो बीज पूरक वृक्ष है, करदली नहीं बोला हुआ है लगाने को, ये वृक्ष लगाने से जो है वहां की बिल्कुल फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं होती।
और उन्होंने बाद में वहाँ आम के पेड़ लगाए और 1 साल में इतने एक्सलेंट रिजल्ट आए कि वो जो नहीं चलने वाली फैक्ट्री थी वो पूरी एकदम अच्छे से रिकवर हो गई। और एक हम साइट पे गए, वहाँ पे जो है रस निकलने वाले, मतलब जिसमें से थोड़ा दूध जैसा लिक्विड निकलता है, ऐसे बहुत सारे पेड़ उगाए, क्योंकि वो जंगल जैसे पेड़ रहते हैं, अपने आप बहुत सारे बढ़ गए और उनकी बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गई। मतलब उनके जो सब बिल थे बिल्कुल ही नहीं पास हो रहे थे और उनके अंडर में 400 लोग काम कर रहे थे। फिर हमको जब वास्तु परीक्षण के लिए बुलाया गया तो हमने चेक किया कि ये इस वजह से हो रहा है फॉल्ट, कि ये जो पेड़ उग रहे हैं ये फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं। हमने वो सब पेड़ को निकाल दिया, वहां से अच्छे से तुलसी वगैरह लगाई, गाय का गोबर वगैरह का छिड़काव किया एंड विद इन 2 मंथ्स वो पूरे उनके फाइनेंशियल जो है प्रोग्रेस हो गई, उनके सब बिल निकल गए और वो बिल्कुल एकदम मतलब रिलीफ हो गए। अब आप समझ सकते हो ना कितना इजी है। पेड़ अच्छा भी देते हैं, आप उत्तर दिशा में प्लक्ष लगाओ तो आपको फाइनेंशियल देता है प्रोग्रेस, बहुत भर भर के आपको आर्थिक संपन्नता देता है। लेकिन वही आपने अपोजिट लगा दिया, औदुंबर जो दक्षिण में बोला है, अगर वो गलती से उत्तर में लगा दिया तो आपको बिल्कुल फाइनेंशियल लॉस होगा। और पीपल का पेड़ जो पश्चिम में बोला है, आपने उसको अपोजिट लगा दिया पूर्व में, तो भी जो है आपको नेत्र पीड़ा और ऐसे बहुत सारे उन्होंने निगेटिव इफेक्ट्स बताए कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो जो जहां बोला है वही लगाना चाहिए। और अनार का पेड़ है, इमली है, आंवला है, बेलपत्र है, ये एक्सेप्शनल है, ये 4 कॉर्नर के 4 बोले और कहीं भी नहीं लगाना है। देखिए 3 टाइप के जो वृक्ष है वो मना किया है। एक है फल देने वाले, एक है जिसमें से दूध या रस निकलता है, और थर्ड है कांटे वाले। अभी फल देने वाले जो है उसमें एक्सेप्शनल है आम और नारियल। तो आम और नारियल कहीं भी कितना भी लगा सकते, लेकिन बाकी फल देने वाले वृक्ष नहीं लगा सकते। जहां भी ऐसे सीताफल, दूसरे चीकू वगैरह इस टाइप के फल देने वाले वृक्ष है, वहां पे जो है बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। शास्त्रों में उसे कुल हानि या कुल नाश ऐसा कहा गया है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड हमने बहुत जगह ऐसी प्रॉब्लम देखी है। इसलिए अगर एक पेड़ तोड़े तो कम से कम 4 वृक्ष जरूर लगाए। ऐसा मत समझना कि वास्तु में बता दिया ये पेड़ तोड़ दिया, अब उसके पेड़ तोड़ने से जो दोष भी लग रहे हैं आपको, उसको रिकवर करने के लिए आप कम से कम 2 या 4 पेड़ जरूर लगाए। अगर एक पेड़ आप तोड़ रहे हो तो इतने पेड़ आपको लगाने चाहिए। दूध जैसा रस जिससे निकलता है वो पेड़ नहीं चलते वास्तु में, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। चाफा जो सुगंध देने वाले फूल रहते हैं वो लगा सकते हो। बाकी रूटी हो गया, एलोवेरा हो गया, उसको बिल्कुल भी ना लगाए। वास्तु के बाहर यानी कि कंपाउंड वॉल के बाहर ये पेड़ आ सकते हैं, वहां आप जो है फैब्रिकेशन या तार फेंसिंग कर सकते हैं और वहां पे इस टाइप के पेड़ लगा सकते हैं, या खेत में सभी पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई फेंसिंग या बाउंड्री नहीं होती, इसलिए उसके दोष नहीं लगते। लेकिन घर में, वास्तु में, फैक्ट्री में, जो भी पर्सनल यूनिट है वहां नहीं लगाना। पब्लिक प्लेस में जैसा मैंने आपको बताया कि हम जैसा पूर्व में पेड़ बड़का लगाए, लेकिन वहां एकदम अपोजिट होते, और मंदिर में भी जो इसके रूल अपोजिट आए, तो उतना अभी डिटेल नहीं जाते। लेकिन आप इतना समझ लो कि मंदिर में कोई भी पेड़ कहीं भी लगाया जा सकता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो पर्सनल है वास्तु उसके लिए थोड़े रूल्स जो है बिल्कुल पर्टिकुलर है। जो अष्ट दिशा के बताए वो अष्ट दिशा में लगाओ, या तो कंपाउंड के अष्ट दिशा में लो उसको, या तो ब्रह्म स्थान में ले सकते, लेकिन उतना प्रीमाइसेस बड़ा होना चाहिए, तो उसको उस टाइप से आप ले सकते हो। और जो मैंने बता रही थी आपको कि जो 3 प्रकार के वृक्ष नहीं चलते, उसमें मैंने आपको बताया कि रस निकालने वाले नहीं चलते, फल वाले नहीं चलते और कांटे वाले नहीं चलते। कांटे वाले जो कैक्टस टाइप के वृक्ष है, हाँ, बेर वगैरह है, वो बिल्कुल भी घर के आसपास भी नहीं लगाए, नहीं तो जो प्रोग्रेस है बिल्कुल रुक जाती है और शत्रुता बढ़ती है, यानी कि फाइट बढ़ती है। हमको फाइट से नहीं, हमको दिल से काम करना है, हमको अच्छे से हृदय से सबके जोड़ना है। इसलिए वास्तु में जो है अच्छे से वृक्ष लगाओ और आप वेरीफाई करो, अगर कोई वृक्ष आपके यहाँ अच्छे से आ रहा है तो बढ़िया है, और सूख रहा है तो निगेटिव हो रहा है, देखना कुछ ना कुछ इंसिडेंस हो जाएगा, वो आपको इंडिकेशन देने को आता है। इसके लिए ध्यान रखें कि वृक्ष ऐसा अननेचुरली नहीं सूखना चाहिए, उसकी जो एज है वो पूरी तरह से जीना चाहिए। देखिए बर्ड का झाड़ तो लाइफ होता है, कभी मरता ही नहीं है, उसकी जड़ें जमीन में जाती है, वापस उगते हैं। 1100 वर्ष पुराना एक झाड़ है वहां पे साउथ साइड में बर्ड का, मतलब आप समझ सकते हो हजारों साल की इनकी लाइफ है। इसलिए बिना वजह इनको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इनको जहां हो सके जितना अच्छे से लगाओ या रीप्लांट करो। अगर आपको कहीं लग रहा है कि वो गलत आ रहा है तो आप उसको रीप्लांट करो। आजकल बहुत हमारे पास सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, हम उसको अच्छे से निकाल कर अच्छे से दूसरी जगह उसको रीप्लांट करो। इन सबके भी रूल आए ग्रंथों में कि किस दिन लगाना है, कौन से शुभ मुहूर्त देखना है, और उसको प्रार्थना करना है कि मैं आपको बच्चों के जैसा पालन करूंगा और आपको जो दूसरी जगह दे रहा हूं वहां भी आपका अच्छे से पालन पोषण होगा। ऐसे रिक्वेस्टिंग कमांड देके उसको लगाना है, ऐसा लिखा है सूरपाल जी ने। तो आप समझ सकते हो कि पेड़ को वो कितना भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनली जुड़ जाते थे और अच्छे से उसको संभालते थे। और आज हम यहाँ तक पहुंचे उन पेड़ों की वजह से। हमने तो कितना ग्लोबल वार्मिंग किया और कितना टेम्परेचर बढ़ाया। वो लोग तो जो है शांति से मिट्टी के और वुड के घर में रहते थे,
300 to 400 ईयर्स उसकी लाइफ थी। हमारे घर की लाइफ सिर्फ 40, 50, मैक्सिमम 80 ईयर्स की है। कॉन्क्रीट का जो घर बन रहा है उतनी लाइफ हमारी नहीं है। और वो घर गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म रहता था, हमारा घर उल्टा हो रहा है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और आज तो ऐसी कंडीशन है, मैं फैक्ट्री विजिट वगैरह करने जाती हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि नए झाड़ उपज ही नहीं रहे, जो पुराने हैं वो टिक गए, नए पेड़ भी नहीं लग रहे क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। फिर भी हमको ऐसी कोशिश करनी चाहिए, नीम के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करनी चाहिए। और ये जो ट्रेडिशनल वृक्ष है, जैसा मैंने बताया आपको, पीपल का पेड़ है, उसके साथ प्लक्ष है, औदुंबर है और बड़ का पेड़ है, और बाकी के भी जो अर्जुन, पुन्ना के, ये इस टाइप के वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। तो इससे जो है एटमॉस्फेरिक बैलेंस बढ़ता रहेगा और आपका जो है पर्सनल लेवल पे और वास्तु लेवल पे भी आपका प्रोग्रेस होगा। पर्सनल लेवल में क्यों बोल रही हूँ, ठीक है वास्तु से जुड़े हुए, लेकिन आपके जो ग्रह नक्षत्र होते, हर नक्षत्र का एक एक पेड़ दिया है। 27 और 1+28 अभिजित नक्षत्र के जैसे 28 नक्षत्र के जो है 28 पेड़ दिए हैं। और पेड़ का जो भी है फल, फूल, बीज, कोई भी फॉर्म में आप उसको जितना अच्छे से उसको संभाल पाओ, मतलब पेड़ लगाओ सबसे बेस्ट। और नहीं पॉसिबल है तो उस रूप में अगर आप उसको रखते भी हो थोड़ा आपके पास में, तो भी जो है आपके जो उसकी एनर्जी जो है आपको मिलती रहेगी। इसलिए पेड़ों को ऐसा मत समझना कि मेरे लगाने से क्या होगा, दूसरों को फायदा होगा। पेड़ खुद जल रहे, खुद तप रहे धूप में, हमको छाया, फल, फूल और सुगंध सब कुछ दे रहे, शेल्टर दे रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ उखाड़ने का काम कर रहे हैं। हम भी फर्नीचर में यूज करना चाहिए, वुडन पैनलिंग करनी चाहिए, हमको भी घर में वुड का मैक्सिमम यूज करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, एक पेड़ तोड़ो तो कम से कम 10 पेड़ उगाओ। पहले लोग यही करते थे, अच्छे मुहूर्त पे अच्छे पेड़ लगाते थे और कौन सा पेड़ तोड़ना है उसके रूल थे उनके। जो 150 से 300 साल जो उनकी एज है, जो बिल्कुल कौन से तोड़ने चाहिए, कौन से नहीं तोड़ने चाहिए, इसके पूरे डिटेल वर्णन आए। कहाँ के पेड़ तोड़ सकते, कहाँ के नहीं तोड़ सकते, इस सबके वर्णन आए। तो ऐसे उन्होंने थोड़ी कहा। और कैसे समझो, अगर पेड़ टूट गया है तो क्या रो रहा है, कौन सी दिशा में गिर रहा है, कैसे आवाजें आ रही है, उस पे से भी पता है कि इसको यूज करना चाहिए या नहीं आपके घर के लिए। क्योंकि उनकी कितनी तो भी पीढ़ियां उस घर में जाती थी, एक पीढ़ी नहीं। हम तो आजकल हमारी फैमिली इतनी छोटी हो गई कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहो तो जॉइंट फैमिली हो गई। ठीक है, मुझे उस विषय में अभी नहीं जाना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है ग्राउंड, क्योंकि पहले 100-200 लोग घर में रहते थे, बहुत सारे पेड़ आसपास रहते थे, सब प्रकार के जो है पशु पक्षी कीड़े सब वहां रहते थे, किसी को कोई हार्म नहीं होता था, हाइजीन रहता था। लेकिन हम उल्टा ही हो गया, हमारी मतलब जमीन भी छोटी हो गई, हमारा जो है परिवार भी छोटा हो गया और हमारे पेड़ भी छोटे हो गए। हम बड़े बड़े पेड़ भी नहीं लगा सक रहे। लेकिन जहां आपको पॉसिबल है, कम से कम सीड्स आप जमा करके रखिए। जब आप घूमने फिरने जाते हैं, जब वो सीड्स को जो है आप बारिश के दिनों में आप उसको कहीं भी डालो तो बहुत अच्छे से पेड़ उग सकते हैं। और जहां अगर आपको कहीं पॉसिबल होता है कि पेड़ों के लिए, जैसे बहुत लोग उसको काम कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे कि जो बिल्कुल पेड़ों के लिए काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, ग्रुप में भी कर रहे हैं। इसराइल जैसी कंट्री भी हमारे औदुंबर के पेड़ ले जाके वहां लगा के उन्होंने वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाया उनकी जमीन का, और हम यहाँ कट कर रहे हैं। हम सोच रहे कि ये पेड़ ऐसा होगा, यहाँ चलेगा कि नहीं, घर के आसपास उसके क्या दोष लगेंगे। हम ये दोषों में नहीं पड़ना चाहिए, हमको सिर्फ एक ही देखना चाहिए, औदुंबर मैक्सिमम लगाओ, वाटर लेवल बढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास पानी की कमतरता है। औदुंबर जो है 40-50 मीटर तक फैलता है और 500 से 1200 लीटर तक वाटर रोज वो करता है, डिपॉजिट करता है। उसका बहुत साइंटिफिक यूज है। अगर 4 बांध पे 4 पेड़ भी लगा दो जैसे खेत में, तो वहां वाटर लेवल की कमी नहीं होती है। और ये सब उनको समझता था, बाहर के लोग भी समझ रहे, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे। तो आप इसको समझो कि उन्होंने क्यों कौन सा पेड़ कौन सी दिशा में बोला। अभी इसका बहुत डिटेल वर्णन है, लेकिन मैं आपको आज इतना बता रही हूँ कि जैसे क्यों लगाना चाहिए, क्या महत्व है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने फिर भी आज नहीं लिया है। आपको सिर्फ एक इंटीमेशन देने के लिए समझ लो कि आज मैंने ये लिया है वीडियो, कि वास्तु और वृक्ष क्या होता है, क्यों उसका ध्यान देना चाहिए। तो लाल फूल वाले जो पेड़ रहते हैं ना, वो आग्नेय दिशा में नहीं लगाना चाहिए। एक अनार जो लिया है वो एक्सेप्शनल है, आंवला जो लिया है बीज पूरक है वो एक्सेप्शनल है, जो ईशान्य में बोला है। बेल पत्र का भी जो है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये सब जो है इनका महत्व अनन्य साधारण था, इसलिए उन्होंने उसको चुना है। लेकिन हम नहीं चुन सकते, मतलब सिर्फ इतना ही लगाना, ऐसा नहीं कि लाल फूल वाला अनार दे दिया तो दूसरे भी लगा दिए, ऐसा नहीं। दूसरे आप नहीं लगा सकते आग्नेय दिशा में, दूसरे कोई भी फूल वाले, कोई भी कलर वाले लगा सकते। और आपके जो छोटा घर है, बड़ा घर है, फैक्ट्री यूनिट है, तो आप सभी प्रकार के पेड़ छोटे गमलों में लगा सकते। जितने आप छोटे फूलों वाले पेड़ लगाते हो, आपका बुध ग्रह एक्टिवेट होता है। आप बड़े बड़े पेड़ उगाते हो, आपका सूर्य ग्रह एक्टिवेट होता है। आप फल वाले पेड़ उगाते हो, आपका गुरु ग्रह एक्टिवेट होता है। आप नीम जैसे, आंवला जैसे पेड़ उगाते हो, आपका शनि ग्रह एक्टिवेट होता है।
आप फूल जैसा गुलाब का वगैरह है, सुगंध का, चाफा का, आपका शुक्र ग्रह एक्टिवेट होता है और सभी ग्रह इस टाइप से एक्टिवेट होते हैं। तो आपको अगर वास्तु एक्टिवेट करना है, आपको अगर आपका कुंडली एक्टिवेट करना है, तो आपको वृक्ष का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसे तो जीने के लिए हम वृक्ष के बिना जी ही नहीं सकते, ना हम श्वास ले पाते, ना हम कोई फूड हमारा बिना वृक्ष का हमारे पास आता है। लेकिन फिर भी वास्तु के हद तक जो है वृक्ष का बहुत महत्व है, ध्यान से लगाना चाहिए और अच्छी तिथि, अच्छा नक्षत्र देख के लगाना चाहिए। और आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी जो वास्तु गैलेक्सी टीम है हमेशा आपको वृक्ष के लिए हमेशा जो है फ्री, आपको कभी कोई चार्ज किया जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि कहाँ कौन से पेड़ चलेंगे, कहाँ नहीं चलेंगे, किस टाइम लगाना चाहिए और किस टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ पेड़ के रूल है कि कब तोड़ना चलता है और कब नहीं चलता है। जैसा पीपल का पेड़ है, हाँ 2 साल तक निकाल सकते हैं छोटा रहा तो, लेकिन सोमवार है, रविवार है, शुक्रवार है, उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा है, इस दिन पेड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एकदम सुबह, एकदम शाम में नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे डिटेलिंग के रूल्स है। लेकिन आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप हमको पूछ सकते हैं। हल्दी का कोई पूछता है, और भी काली हल्दी है, और भी जो दूसरे पेड़ लोग पूछ रहे हैं, वो सभी में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। शुभम भवतु।